तो हेडिंग डाल दो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। metal and no, okay, so metal and non metal। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आता है एलिमेंट का। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट, एलिमेंट, तो हम एलिमेंट के डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट इज, भाई जो भी बेसिक चीजें हैं जो ब्रेक नहीं हो सकती हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, है ना। एटम इज एन एलिमेंट। सो एलिमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट इज ए, एलिमेंट is a basic form, element is a basic form of matter, matter that cannot be broken, that cannot be broken down into, that cannot be broken down into simpler one, simpler one। एलिमेंट ऐसा फॉर्म है मैटर का जिसको हम सिंपलर वन में नहीं तोड़ सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। हम एटम को केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते। कर सकते हैं जैसे अब हम लोग करते हैं, कैसे? इन साइक्लोट्रॉन में उसको रोटेट करवा के, है ना। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। फिर हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये हो सकता है पूछ ले कि ये टर्म किसने दिया एलिमेंट। सो दिस टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। एलिमेंट नेम वाज गिवन बाय, एलिमेंट नेम was given by Robert Boyle, Robert Boyle। जब 11th में जाओगे तो पढ़ोगे बॉयल्स लॉज, गैसेस के डिफरेंट लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। सो एलिमेंट नेम वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, थ्री पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। इसमें से हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए तो नहीं आएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो पूछ ले। तो एलिमेंट, ये जो डेफिनेशन है बस आज तुमने पढ़ लिया ना, इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अपने लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब आप हेडिंग दो कंपैरिजन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। कंपैरिजन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। वैसे तो ये कंपैरिजन लिखने के लिए भी अपने एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बताओ, ठीक है ना, 10th लेवल पे। लेकिन यहां से ना कुछ पॉइंट्स है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो आ सकता है हमारे उसमें आ सकता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर हेडिंग डाल, इधर डाल दो मेटल और इधर डाल दो नॉन मेटल।
नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं कि इसके लस्टरस पे। जो मेटल होते हैं दे आर लस्टरस, दे आर लस्टरस, लस्टरस TREOUS, लस्टरस। और जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट लस्टरस। नॉन लस्टरस होता है। अब इसमें एक्सेप्शन है, वो एग्जाम में आ सकता है। लस्टरस का मीनिंग क्या होता है? शाइनिंग। ठीक है, तो मेटल तो लस्टरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन नॉन मेटल में है एक्सेप्शन, और यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या है एक्सेप्शन? नॉन मेटल में आयोडीन है ना, वो लस्टरस होता है। आयोडीन, आयोडीन इज लस्टरस। ठीक है ना, तो ये सेकंड पे आ जाओ आप। तो इसके हार्डनेस पे आते हैं हम लोग। तो मेटल आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, रिजिड होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्सेप्शन है, और वही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक्सेप्शन क्या है? एल्कली, कुछ एल्कली मेटल है जैसे सोडियम, तुम्हारा लिथियम, Li, पोटेशियम, ठीक है, ये जो होता है ना सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट, metals can be cut by a knife, समझ गए? और इनका क्या होता है ना कि इनकी डेंसिटी कम होती है। इनका क्या होता है कि लो डेंसिटी होता है इनका, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, सो लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, यदि पूछे तुमसे ऐसे एग्जाम में कि वाई सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आर कैन बी कट बाय अ नाइफ, सो दे हैव लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई। ठीक है, मेटल हार्ड होता है, लेकिन मेटल का एक्सेप्शन क्या है? मेटल सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है। सो डायमंड इज हार्डेस्ट थिंग, है ना, अभी तक जो अर्थ पे हार्डेस्ट थिंग मिला है वो है डायमंड। ठीक है ना, और डायमंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। इसी का भाई है ग्रेफाइट, वो कंडक्ट करता है, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। ठीक है, पहले इतना नोट करो आप, फिर आगे करते हैं। चलो, तो फिर अब नेक्स्ट आओ। इधर हमारा मेटल है और इधर नॉन मेटल। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या हमने लिखा था अभी, लास्ट क्या लिखा था हम लोगों ने? हार्डनेस। ठीक है, अब हेडिंग डालो स्टेट। तो मेटल्स जनरली किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट। और जो नॉन मेटल का स्टेट होता है वो जनरली क्या होता है? सॉलिड भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है, गैसियस। लेकिन एक्सेप्शन है। ठीक है ना, क्या एक्सेप्शन है? गैलियम और सीजियम जो होता है ना, एक होता है गैलियम, एक होता है सीजियम, CS, गैलियम एंड सीजियम।
इनकी ना डेंसिटी बहुत कम होती है, तो तुम इसको यदि अपने हाथ पे रखोगे तो ये वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है ना, उतने ही रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, evaporizes easily, evaporizes on room temperature, ठीक है ना। और जो मरकरी है Hg, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट। अब नॉन मेटल में आ जाओगे तो एक ब्रोमीन है इसका एक्सेप्शन, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, ब्रोमीन, ठीक है, नोट करो। सबसे ज्यादा मैलिएबल, मैलिएबल का मीनिंग थिन शीट होता है, तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, जिसमें गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल है और उससे कम है सिल्वर। अब आ जाओ डक्टिलिटी, डक्टाइल, डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो डक्टाइल होता है वो होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 20 मीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, 20 किलोमीटर लॉन्ग, सॉरी 20 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हैं। मोटलर गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, नोट कर लो इतना, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फिर जो नॉन मेटल है वो कैसा होता है, सोनोरस, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, नॉन सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, सोनोरस। अब जो मैं लिख रहा हूं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, क्या मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये हमने एसिड बेस किया था तो उस टाइम तो मैंने बताया था, ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो मेटल ऑक्साइड जो है ना बेसिक होता है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है और वाटर निकालता है, इसका मीनिंग है कि वो बेसिक है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक्स, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना यहां से तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब आप हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल properties of metal, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग तो लिख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप एयर में बर्न करते हो, एयर मींस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में बर्न करोगे तो एक व्हाइट फ्लेम देगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट फ्लेम देगा, व्हाइट फ्लेम, ठीक है ना। और डैजलिंग मतलब चमकता हुआ, डैजलिंग, इसीलिए इसको पटाखे वगैरह में यूज किया जाता है। जितने भी ये पटाखे वगैरह आते हैं ना जो ऊपर जाके खूब खूब चमकते हैं, उन सब में मैग्नीशियम का रिबन यूज किया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई वी नीड टू वॉश द मैग्नीशियम रिबन, है ना, बिफोर बर्निंग इट। तो बर्निंग करने से पहले क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को आपको साफ करना होता है प्रॉपरली। इसीलिए साफ करना होता है कि उस पर कोई ऑक्साइड का लेयर तो नहीं है,
यदि उस पर कोई ऑक्साइड का लेयर होगा तो वो फिर बर्न नहीं होगा एयर में प्रॉपरली, ठीक है ना, और डेजलिंग जो आप चाहते हो फ्लेम देना वो नहीं देगा। इसलिए हम ऑक्साइड मैग्नीशियम लेयर को पहले साफ करते हैं और फिर एयर में बर्न करते हैं। क्लियर है? अब सेकेंड आओ, रिएक्शन मेटल को, मतलब हम किसी भी मेटल को, तो यहां से क्या हुआ, मुझे ऊपर ही लिखना चाहिए था ये, कि मेटल को यदि मैं एयर में बर्न करूं, मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करवा, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो मेन ये हमें करना था। और ये मैंने क्या कहा कि पहले चलो लिखो पहले इसको, तो ये पॉइंट लिख लो जो मैंने अभी बोला, क्या, मैग्नीशियम रिबन is needed to wash before burning, wash or clean, because it forms an inert मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करता, an inert layer of oxide which prevents it from burning, इसलिए हम इसको पहले साफ करते हैं और फिर बर्न करते हैं, ठीक है। सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया। अब दूसरा मेटल जो ऑक्साइड बनाता है हम उसको लिखेंगे, पहले आप इतना लिखो, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम भी बर्न करता है ऑक्सीजन में, लेकिन उसको भी तुम्हें क्लीन करना होगा। रीजन वही है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बना देते हैं, और जब किसी चीज के ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है ना तो वो फर्दर बर्न नहीं करता, एयर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शन, उसको लिखो जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, हीट करोगे तो बर्न होगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम तो बिना हीट के बर्न हो जाता है समटाइम, ठीक है ना। नहीं, मैग्नीशियम को भी थोड़ा सा तो हीट देना ही पड़ता है, यहाँ पे हीट लगा लो, इनिशियल जो है वो हीटिंग तो देनी पड़ती है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों हीट करोगे एयर में तो बर्न करेगा, और ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम में यदि मैं यहां लगा दूं, कितना लगाना होगा, 2 लगा दूंगा तो 6 बन जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 लगा दो यहाँ पे, 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 है, तो यदि मैं नहीं 2 से काम नहीं चलेगा, एल्यूमिनियम में यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे 4 लगा दो, तब यहाँ पे यदि हम 3 लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ठीक है, ये भी एक ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम देता है। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी क्या देता है, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, मतलब चमकता हुआ व्हाइट फ्लेम, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम। लेकिन पटाखों में ज्यादातर मैग्नीशियम का यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर एल्यूमिनियम से कम है, तो कम हीट पे बर्न कर जाएगा वो, ठीक है ना। लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को याद करना। Magnesium ribbon is needed to wash or clean because it forms an inert, I-N-E-R-T, inert means होता है जो रिएक्टिव नहीं होता, an inert layer of oxide
which prevents it from burning। ठीक है ना। देखो जो एक मेटल है जिंक ऑक्सीजन से कब बर्न करेगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, यानी इसको बर्न करना टफ है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग है ना, और जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्यों? स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा बहुत। आयरन जो है ना वो बर्न नहीं करता, आयरन डजंट बर्न, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करेगा। बट जब तुम आयरन का पाउडर बना लोगे तो फिर वो बर्न कर जाता है, फिलिंग, आयरन फिलिंग कहते हैं उसे, आयरन फिलिंग पाउडर, फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स बर्न्स। तो फिलिंग बर्न कर जाता है, आयरन बर्न नहीं करता, समझ गए। इसके बाद आ जाओ कॉपर पे। तो कॉपर भी कितना भी तुम हीट कर लो वो बर्न नहीं करेगा, ठीक है ना, तो डजंट बर्न। लेकिन एक ब्लिस्टर कॉपर आता है, ब्लिस्टर फफूले वाला कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, ये बर्न कर जाता है। इसको तुम हीट करोगे तो ये बर्न करने लग जाएगा, नोट कर लो। और सिल्वर और गोल्ड तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। Au क्या होता है? गोल्ड, और Ag सिल्वर डजंट रिएक्ट विद एयर, यानी ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है ना, चाहे तुम कुछ कर लो रिएक्ट नहीं करेगा। ये जिंक ऑक्साइड लिख दो ना, जिंक ऑक्साइड, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, जिंक ऑक्साइड लिख दो, ठीक है ना। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। आयरन कितना भी हीट कर लो बर्न नहीं होगा, लेकिन आयरन का जो फिलिंग होता है पाउडर वो बर्न करता है। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन ब्लिस्टर कॉपर बर्न करता है। और सिल्वर और गोल्ड तो बिल्कुल भी बर्न नहीं करेगा, तुम कितना भी हीट कर लो मेल्ट हो जाएगा, बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। सीयू में लिखा है डजंट बर्न बट ब्लिस्टर कॉपर बर्न, ये है ब्लिस्टर, BLISTER, ब्लिस्टर कॉपर बर्न कर जाता है। फिर लिखा सिल्वर एंड AU गोल्ड और AG सिल्वर, ये बर्न नहीं करते एयर के साथ, कितना भी आप हीट कर दोगे। हो गया। देखो हमने क्या अभी तक ये पढ़ा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमने पढ़ा है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। क्या? कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको हेडिंग डालो और लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इसका आप डेफिनेशन लिखो। तो डेफिनेशन में आप लिखोगे some metallic oxides लाइक कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है ना, ऑक्साइड्स। Some metallic oxides some metallic oxides show both
एसिडिक एंड बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज या बिहेवियर, such oxides are called amphoteric oxides, तो उसको हम लोग कहते हैं amphoteric oxides, ठीक है। such oxides are called amphoteric oxides, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। क्या, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यदि हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl ले लो लिक्विड के फॉर्म में, नहीं एक्वस के फॉर्म में लो, ठीक ना, एक्वस के फॉर्म। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब भी रिएक्शन बनाओ ना तो ऐसा हमेशा कर लेना चाहिए। हमें नहीं पता कि आगे सॉल्ट क्या बनेगा, तो भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो AlCl3 बनेगा। प्लस अब बचा क्या, हाइड्रोजन एंड वाटर, तो ऑब्वियसली सॉरी ऑक्सीजन, तो बनेगा वाटर H2O, ठीक है। इसको एक्वस कर लो, एक्वस, और इसको लिक्विड कर लो। अब इसको बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 HCl लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया बैलेंस। तो इसमें क्या देखा तुमने, एल्यूमिनियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो HCl क्या है, एसिड, इसका मतलब ये बेस है, तभी जाके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है। देखो ये सॉल्ट बना और ये वाटर बना, तो ऐसा कब होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, बेसिक, तो बेसिक बिहेवियर तो होता ही है, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। अब देखते हैं ये एसिडिक होता है कैसे। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। तो यदि तुम ये बेस के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि यदि ये बेस है और ये रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना दे तो इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या दिख जाएगा कि यार एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो देखो ये बनाता क्या है, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। भाई एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, 2 ऑक्सीजन आ गया और एक यहां पे सोडियम आ गया, तो एल्यूमिनियम ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट, एल्यूमिनेट, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, वाटर आएगा लिक्विड के फॉर्म में, ये एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चाहिए कितना, एल्यूमिनियम के लिए चाहिए 2, तो 2 हो गया, तो सोडियम के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, खत्म कहानी। देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम ने बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर को दिखाया, ठीक है, इट मींस इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही जिंक के साथ भी है, ठीक है ना। जिंक का रिएक्शन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन पहचानने के लिए इस बार एग्जाम में आया था, ठीक है ना, 2023 में, कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और वो रिएक्शन भी करने को आया था। इतना नोट करो, फिर देखते हैं जिंक का भी करते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। ये सॉल्ट है, क्या है ये, सॉल्ट। भाई जब एक मेटल है, एक नॉन मेटल आ गया, यहाँ पे 2 नॉन मेटल है, तो वो सॉल्ट होता है। तो ये हमने किसका देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब हम लोग जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को यदि मैं रिएक्ट करवा दूं HCl एक्वस के साथ, HCl एक्वस के साथ, ये HCl है, Cl, ठीक है ना, HCl एक्वस के साथ, तो क्या बनाएगा, ये जिंक क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट कर लेगा,
तो जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है ना। तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अगेन तो यहाँ पे क्या सा दे दिया इसने कि ये एसिड है और ये बेस है यहाँ पे, तभी जाके ये सॉल्ट बना जिंक क्लोराइड का और वाटर निकला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जिंक ने कैसा, जिंक ऑक्साइड ने कैसा दिखाया, बेसिक कैरेक्टर। अब मैं जिंक ऑक्साइड को क्या कर देता हूं, NaOH के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, NaOH एक्वस के साथ। तो क्या देगा ये, तब ये देगा जिंक सोडियम और एक ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो जिंक एक तरफ ऑक्सीजन लगा दो, एक तरफ सोडियम लगा दो ऐसे, ठीक है ना, और प्लस वाटर दे देगा, ठीक है ना। ये सॉल्ट बन गया जिंक और सोडियम का, तो सॉल्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, बेस है ना, ये यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, एसिड है। तो जिंक ने दोनों दिखाया, एसिड और बेसिक कैरेक्टर, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक का ने एक बार H2SO4 के साथ भी रिएक्शन पूछा है, तो देखो जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 क्या है, एसिड, और जिंक की वैलेंसी 2, जिंक क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का H2SO4 के साथ, तो जिंक दोनों है, एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस दिखाएगा, ये बेस बनेगा, तो इसका मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर दिखाता है, जिंक ऑक्साइड बेसिक एसिडिक दोनों कैरेक्टर दिखाता है। इसीलिए कैसे, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लिख लो। देखो हमने मेटालिक ऑक्साइड के बारे में क्या पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, और हमने देखा कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। ऐसे ही जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक हैं, ठीक है ना, वो पानी में नहीं घुलते। मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और जो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक और वो पानी में घुल गया, तो क्या होगा, जो बेस पानी में घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हमने एसिड और बेस में पढ़ा था, जो बेस पानी में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको हम एल्कली बोलते हैं। तो कुछ मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ना वो एल्कली होता है, मोस्ट ऑफ देम, फिर से सुनो, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है। पहले ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो जस्ट नोट करो पहले, फिर मैं समझाता हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो मैं समझा रहा था ना उस पर आता हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप जरूर याद करके जाना। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे अभी ये बोला कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर soluble in water, तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक है और वो soluble है वाटर में, तो जो बेस वाटर में घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली। तो सम मेटालिक ऑक्साइड आर soluble in water and called एल्कली, उसे हम एल्कली बोलते हैं। जो भी बेस पानी में घुल जाता है उसको हम एल्कली बोलते हैं, और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक है और वो पानी में घुल गया, इसका मतलब वो एल्कली है। लेकिन सारे नहीं, कुछ ही हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को जब तुम पानी में घोलोगे तो वो घुल जाएगा, है ना। तो ये बेस है और ये वाटर में घुल रहा है और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सोडियम प्लस, और वाटर किसमें टूटता है, वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। तो Na सोडियम के साथ OH चला जाएगा, ठीक है ना, Na सोडियम वाटर के साथ OH के साथ चला गया, ठीक है।
तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा है, एल्कली है, ये एल्कली बन गया, एल्कली, क्योंकि ये पानी में सोडियम ऑक्साइड बेस पानी में घुला और इसने एल्कली फॉर्म कर दिया। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो पोटेशियम ऑक्साइड को भी जब तुम वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, कि चला जाएगा H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगा वाटर, तो पोटेशियम OH प्लस को लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये भी क्या होगा फिर, एल्कल, नोट कर। तो ये दोनों तुम्हारे मेटालिक ऑक्साइड ऐसे मेटालिक ऑक्साइड हैं जो पानी में घुल जाते हैं एंड दे आर एल्कली। यदि एग्जाम में पूछेगा एग्जांपल तो आप ऐसे लिखोगे कि सम मेटालिक ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड एल्कली, लेकिन रिएक्शन जरूर लिखना है। रिएक्शन उसने नहीं भी पूछा ना तो आप रिएक्शन याद करके रखो और रिएक्शन लिखो। उससे क्या होता है ना, टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, टीचर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और फिर आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। रिएक्शन तो आपको भर भर के लिखना है, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे। केमिस्ट्री बिना रिएक्शन लिखे वो अधूरा है, उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर रिएक्शन आपको बहुत लिखना है, जहां लगे कि हाँ यहां मैं 2-4 रिएक्शन लिख सकता हूं वहां जरूर लिखो। नेक्स्ट पे आओ, देखो एक क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, व्हाट इज एनोडाइजिंग, व्हाट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। देखो जो एल्यूमिनियम है ना, जो हम लोग घरों में एल्यूमिनियम बार वगैरह यूज करते हैं, देखोगे उसके ऊपर ना एक कोटिंग कर दिया जाता है, वो शाइनिंग सा दिखने लग जाता है, ठीक है ना, शाइन करता है। उससे क्या होता है ना कि वो फर्दर जो है एल्यूमिनियम रस्ट फॉर्म नहीं करता, ठीक है ना, कोरोजन नहीं होता उसका, रस्ट नहीं कोरोजन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो टूटेगा नहीं, ज्यादा दिन चलेगा। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के बार के ऊपर एक ऑक्साइड का ना लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे कोट कर देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि ये ऑक्साइड लेयर जो है अपना एयर के साथ रिएक्ट करेगा और तुम्हारा जो एल्यूमिनियम है, अंडरलाइंग एल्यूमिनियम मेटल, वो बचा रह जाएगा, वो जो है कोरोजन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसका मार्केट नाम ना कुछ दूसरा है, कहते हैं ये पर्टिकुलर एल्यूमिनियम है, ये मार्केट नाम ना कुछ दूसरा है, लेकिन हम लोग टेक्निकली से कहते हैं एनोडाइजिंग, लेकिन मार्केट में पता नहीं बहुत नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। जब भी आप लोगे ना तो कहेगा कि हम एल्यूमिनियम रॉड देंगे विद दैट कोटिंग, क्या कोटिंग कहते हैं मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली भाषा में हम लोग से, साइंस की भाषा में एनोडाइजिंग कहते हैं। तो प्रोसेस of forming a thick oxide layer, a thick oxide layer, a thick oxide layer on the surface of aluminium, on the surface of aluminium is called anodizing, ठीक है। तो ये करेगा क्या ऑक्साइड लेयर, दिस ऑक्साइड लेयर prevent aluminium from further oxidation, ऑक्सीडेशन से बचाएगा, ऑक्सीडेशन यानी कोरोजन से बचाए, ठीक है। और थोड़ा थिक भी बना देगा, तो एनोडाइजिंग makes छोड़ो क्या लिखना है, इतना लिख दिया काफी। Process of forming thick oxide layer on the surface of aluminum is called anodizing. This oxide layer prevent aluminium from the further oxidation called, and that is corrosion, है ना, corrosion से prevent कर देता है, ठीक है।
अब ये एनोडाइजिंग करते कैसे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग लिख लेते हैं। ये प्रोसेस होता कैसे है देखो, तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं एनोड पे, एल्यूमिनियम है ना मेटल, इसका हम लोग बना लेते हैं एनोड, एनोड पॉजिटिव एंड है ना, पॉजिटिव होता है ना एनोड, एनोड। और क्या करते हैं, H2SO4 लेते हैं डाइल्यूट, H2SO4 डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, और इसका बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, लिबरेटेड एट, कहां पे लिबरेट होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव पे लिबरेट होगा कैथोड पे, तो कैथोड पे लिबरेट होगा, कैथोड। और ये क्या होता है, एल्यूमिनियम से जाके फिर ये उसके ऊपर बैठने लग जाता है, ठीक है, और फॉर्म कर देता है थिक लेयर। सो दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स अ थिक लेयर, फॉर्म्स ए थिक लेयर, थिक लेयर ऑन एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है ना, इसी को कहता है एनोडाइजिंग। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे किसका, H2SO4 का, एल्यूमिनियम बार लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक, और फिर क्या होगा, करंट पास करेंगे, तो यहां से जो H2SO4 का ऑक्सीजन निकलेगा वो जाके एल्यूमिनियम पे ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, और आपका ये लेयर, ये जो एल्यूमिनियम है वो एनोडाइज होता जाएगा, ठीक है। तो यदि प्रोसेस पूछे नहीं पूछे, आप लिख देना कि आप क्या करते हो एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का डेफिनेशन लिखने के बाद ये प्रोसेस आप जरूर लिखना। चलो नोट कर लो अभी से, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो भी ये रिएक्शंस किए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, याद है हम लोगों ने हेडिंग डाला था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें हमने पहला रिएक्शन ही किया है, क्या, मेटल का ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम सेकंड करेंगे मेटल का किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। तो सेकंड हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। पहला हमने किया रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, अब कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, विद वाटर, ठीक है। तो हमने हेडिंग दिया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। यदि हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना, तो मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये देगा, फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल को यदि हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। और यदि हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो बनेगा हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है सिचुएशन। तो अब हम सबसे पहले जो है रिएक्ट करवा रहे हैं, फर्स्ट इसमें रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और इतना वाइग्रस रिएक्शन होता है कि बहुत ज्यादा ये हीट रिलीज करता है। और हाइड्रोजन जो रिलीज करेगा, जब मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, और इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी निकलता है, और वो हीट की वजह से यह हाइड्रोजन क्या कर लेता है, हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ही कम, तो वो जो हीट आएगा इस हाइड्रोजन से लेके कैच कर लेगा फायर और वो जलता दिखेगा आपको। तो सोडियम और पोटेशियम को जैसे आप वाटर में डालोगे ना,
ये वाइग्रसली रिएक्ट करने लग जाता है और जलने लग जाता है। तो व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या देगा ये हमें देगा पोटेशियम, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, पहले मेटल ने रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। प्लस इसने हमें दिया H2 गैस, और प्लस इसने हमें दिया हीट, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुम 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, तो 2 2 4 हो गया ना, ठीक है। तो ये जो हीट निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा, ये हीट इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस हाइड्रोजन में फायर कैच करेगा और वही तुम्हें जलता हुआ दिखता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आप सोडियम को यदि रिएक्ट करवा दोगे वाटर के साथ, अच्छा कोल्ड वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। यदि वाटर हॉट होगा तब तो काफी ज्यादा और वाइग्रस रिएक्शन होगा, कोल्ड वाटर के साथ इतना वाइग्रस रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो सोडियम को यदि हम रिएक्ट करवा दें वाटर के साथ, ठीक है, और वो भी कैसा वाटर, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये भी क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। अब यहां से तुम्हारा यही क्वेश्चन आएगा कि हाउ पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट गिव फायर। तो ये रिएक्शन लिख दोगे और छोटा सा स्टेटमेंट लिख दोगे कि हीट से ये H2 रिएक्ट करेगा और कैच करेगा फायर। तो हम क्या लिखेंगे, द हीट इवॉल्व्ड is sufficient for hydrogen to catch fire, ठीक है ना। और इसीलिए ये फायर कैच ना कर ले सोडियम एंड पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करके, इसे हम लोग कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई सोडियम एंड पोटेशियम catch fire when kept in water, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बचाने के लिए इसको हम कैरोसिन में डिप करके रखेंगे, ठीक है ना, ताकि ये वाटर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो लिखेंगे कि hence sodium and potassium are kept immersed in kerosene to avoid contact with air, air and water, क्योंकि एयर में भी तो पानी होता है ना, एयर एंड वाटर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई वी keep potassium and sodium in kerosene, तो हम यही लिखेंगे कि so that it cannot react with air and water, because if it react with air and water, एयर में भी वाटर होता है, तो ये फॉर्म कर देगा, हीट कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, एंड उससे फिर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। पहले ये जो बाबा लोग होते थे वो यही करके लोगों को ठगते थे, वो सोडियम ले लेते थे हाथ में और फेंक देते थे पानी में, कहते थे देखो इस पे बोलते हैं, तो यही रिएक्शन होता है, नोट कर लीजिए।
चलो, तो ये रिएक्शन हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कैल्शियम का रिएक्शन, ठीक है ना। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग क्या, हमें अब हम जो लिख रहे हैं वो सेकंड रिएक्शन, ठीक है ना। और क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर के ऊपर ये कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, डूब जाना चाहिए था उसे, तो मेटल है, ठीक है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है मेटल की वाटर से। तो देखो होता क्या है, जब हम कैल्शियम को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब आप कैल्शियम को वाटर में डालोगे, ठीक है ना, और कौन से वाटर में, कोल्ड वाटर के साथ भी कैल्शियम रिएक्ट करता है। यहाँ कोल्ड लिखने का मतलब है कोल्ड के साथ करेगा, इसका मतलब हॉट के साथ तो करेगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये हीट रिलीज नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन थोड़ा बहुत, ना के बराबर। तो हीट रिलीज नहीं होने की वजह से यह हाइड्रोजन गैस फायर कैच नहीं करेगा। भाई इसको इग्निशन टेम्परेचर तो मिलना चाहिए ना फायर कैच करने के लिए, तो हीट है ही नहीं इतना कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फायर कैच कर ले। तो जब ये हाइड्रोजन, जैसे देखो तुमने पानी में क्या किया, ये पानी है और इसमें कैल्शियम डाल दिया। अब कैल्शियम जब डालोगे तुम, यहां मान लो ये कैल्शियम है ऐसे, तो कैल्शियम जब डालोगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा ऐसे, तो कैल्शियम को अपने साथ ऊपर लेके आ जाएगा, इसीलिए कैल्शियम हमें तैरता हुआ दिखता है पानी में। रीजन ये है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट को क्या, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर water, calcium floats over water because the bubble of hydrogen gas, जब हाइड्रोजन गैस निकलता है बबल्स बन के निकलेगा ना, तो the bubbles of तुम, यदि आपको देखना है कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है, तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक टेक्निक बता रहा हूं। आप घर में जो आपका ग्लास होगा ना, वो वाला कंटेनर, वाटर कंटेनर, कोई भी जो ग्लास का बनाओ, उसमें पानी डाल लेना, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना, ठीक है, उसे घोल देना थोड़ा। और तुम्हारे घर में एक बैटरी तो पड़ी होगी ना, जो घड़ी में डालते हैं, ऐसा कोई भी जो यूज हो चुका हो, ठीक है ना, वो इसमें डाल देना। तुम देखना इसमें से ना हाइड्रोजन गैस जो बबल निकलेगा, तो एक तो एनोड होगा, एनोड पे निकलेगा ऑक्सीजन, और एक होगा कैथोड, जो नेगेटिव वाला एंड होगा बैटरी का। वहां पे देखना जहां पे ऑक्सीजन निकलेगा वो बड़ा बबल होगा, और जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा ना वो छोटे छोटे बबल होंगे, और वो तेजी से निकल रहा होगा। वही होता है हाइड्रोजन गैस। आप करके देख सकते हो घर में ये एक्सपेरिमेंट। सो कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस formed calcium floats over water because the bubbles of hydrogen gas formed bring the calcium on the surface of water, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ब्रिंग द गैस फॉर्म bubbles of hydrogen gas formed bring the calcium ion on the surface of water। ठीक है, यही रीजन लिखना होगा आपको यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो why calcium floats over water। लेकिन ये रिएक्शन आपने नहीं लिखा पहले, तो नंबर नहीं मिलेगा। पहले रिएक्शन लिखना है, फिर आपका स्टेटमेंट की बारी आती है। चलो नोट कर लो। देखो अभी जो थर्ड रिएक्शन हम लोग आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, यदि आप एल्यूमिनियम को चाहोगे वाटर के साथ रिएक्ट करवाना, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम जो है डजंट रिएक्ट विद
कोल्ड एंड हॉट वाटर। ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। वाटर का जो स्टीम फॉर्म होता है ना, ठीक है ना, भाप, उसके साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए? तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 गैस, ठीक है। तो वो कैच नहीं करेगा फायर, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं निकलेगा, हीट निकलेगा ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन जलेगा कैसे? ठीक है। लेकिन आप यदि कैंडल लगा के देखोगे, हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है, कैंडल लगा के देखोगे तो पॉप साउंड आ सकता है, ठीक है ना, चांसेस है। ऐसे ही आयरन, आयरन को यदि आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये भी ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम, ठीक है ना, भाप के साथ। तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड Fe3O4, फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है इसमें? आयरन की 2 वैलेंसी होती है, इसको आयरन सेकंड ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन सफिशिएंट हीट नहीं होने की वजह से ना यहां पे और ना यहां पे फायर कैच होगा, फायर कैच नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एल्यूमिनियम का लिख लिया, आयरन का लिख लिया। ऐसे ही एक मेटल है जिंक, जिंक जो है ना वो भी हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, लिख लो इसको, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। चलो, तो हमने एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक में क्या देखा कि ये हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलता है। लेकिन ये क्या है कि ये फायर कैच नहीं होता, क्योंकि हीट नहीं होता, तो हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करेगा। चलो, अब एक इसी में लिख लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे देखो, फोर्थ रिएक्शन क्या, जैसे लीड है Pb, कॉपर Au, Ag, मैंने जब आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखवाया था तो तुम्हें याद है कि ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ये कॉपर Au, Ag, Pb वैसे हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन ये सब तो बहुत ही नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, दे डू नॉट, और एक लीड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वाटर एट ऑल, किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना हॉट, ना कोल्ड, ना स्टीम। लिख लीजिए। चलो, अब आ जाओ आप, हेडिंग डालो। तो सेकेंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हमने मेटल का देखा, किसके साथ? एयर के साथ, है ना, तो उसने बनाया मेटल ऑक्साइड। फिर हमने वाटर के साथ देखा तो उसने बनाया मेटल हाइड्रोक्साइड। अब थर्ड हम लोग कर रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट। ये तो हमने एसिड और बेस में भी किया था, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए मेटालिक बर्तनों में हम खट्टे चीजों को नहीं रखते, दही को नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो उसके स्मेल को पंजेंट कर देगा, खराब कर देगा उसके टेस्ट को, इसीलिए हम लोग नहीं रखते, ठीक है ना। खैर, रिएक्शन में हम लोग एक रिएक्शन कर लेते हैं बस, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा, है ना। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 क्लोरीन आएगा और प्लस निकल जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्वस जरूर लिखना, नहीं तो वो नंबर काट लेगा, ठीक है ना। जहां भी एसिड बेस लिखो तो वहां एक्वस जरूर लिखो, तभी वो प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको हमने पहले एसिड बेस में भी कर लिया था। अब जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? कि जब आप मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, मेटल को डाइल्यूट DIL का मतलब डाइल्यूट, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, हमने मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो होना क्या चाहिए था, बनना चाहिए था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप किसी भी मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट तो बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड ये बन जाएगा, ये भी गैस के फॉर्म में निकलेगा, प्लस यहां पे ना वाटर बन जाता है, समझ गए। यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, मैंने क्या कहा, कोई भी मेटल ले लो आप, उसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दोगे नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या, मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम। मैंगनीज या मैग्नीशियम को जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो उस केस में ये मैग्नीशियम का सॉल्ट तो फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस देगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना, यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन मैंगनीज और मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन अदर मेटल एल्यूमिनियम दे दे, आयरन दे दे, रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, दे फॉर्म सॉल्ट ऑफ दैट मेटल, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट, अब आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे एक्वा रीजिया पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अभी हमारा, अब हम लोग आ जाते हैं एक्वा रीजिया के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वा रीजिया। हेडिंग डाल दो, व्हाट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, ठीक है ना। इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, हम लोग रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया, रीजिया मीन्स होता है राजा, ठीक है ना, और एक्वा मीन्स वाटर, तो ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है लैटिन में रॉयल वाटर। कहीं भी रीजिया आ जाए ना, रेक्स, जैसे टी राइनोसोरस रेक्स था, रेक्स मीन्स किंग, तो रेज आरईजी यहीं पे आ जाता है, उसका मीनिंग होता है किंग, सो रॉयल वाटर, राइट। तो ये क्या है, यदि हम क्या ले लें, कॉन्क, कॉन्क का मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क HCl ले लें, और कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें, और किस रेशियो में लें, 3:1। इसका मतलब क्या कि यदि ये 3 लीटर लेंगे तो ये 1 लीटर लेंगे, यदि ये 6 लीटर लेंगे तो ये 2 लीटर लेंगे, यदि ये 30 लीटर लेंगे तो ये 10 लीटर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम एक्वा रीजिया कहते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड mixture of conc HCl and conc HNO3, concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 is called aqua regia, ठीक है। तो पहले आप ये लिख देना और उसके बाद स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखोगे, the freshly, yeah, it is a, aqua regia is a, it is a freshly prepared mixture of concentrated HCl, hydrochloric acid and concentrated hydrochloric, it is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid in 3:1, ठीक है ना, मतलब HCl 3 होगा और कॉन्क 1 होगा पार्ट। अब ये जो होता है ना, हाईली कोरोसिव होता है, एक्वा रीजिया इज हाईली कोरोसिव, किसी भी चीज को ना ये गला सकता है,
चाहे वो जैसे देखो ये जो है आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये किसी भी के साथ भी ना रिएक्ट नहीं करता। तुम उसे कितने भी एसिड में डाल दो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो प्लैटिनम है और गोल्ड है ये भी डिसॉल्व हो जाता है, ये भी गल जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया is very corrosive, is a highly corrosive mixture। ठीक है ना, बहुत ही corrosive है। ठीक है, it can dissolve even gold and platinum उसको भी ये डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, तो अब एक्वा रिजिया के बाद आप हेडिंग डाल दो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको उसमें करके दिखाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द रिएक्टिविटी सीरीज is a list of metals arranged in decreasing order of their reactivity the reactivity series is a list of what metals arranged in decreasing order of their reactivity या फिर their activity भी कह सकते हैं, their reactivity ही लिख दो, क्या reactivity, decreasing activity भी कहते हैं कभी कभी, इस reactivity की जगह हम ये भी लिख सकते थे decreasing activity। सो ये उसे हम कहते हैं reactivity series। तो जब हम मेटल्स को ऊपर में रखेंगे हम लोग हाईली रिएक्टिव, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएंगे लेस रिएक्टिव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है ना, उस वाले रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था, काना का मैजिक ऑल जाने। ठीक है ना, फिर सुन प्यारे, हाइड्रोजन और कौन आ जाए, कौन Hg आयु, प्लैटिनम नीचे होता है सबसे। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसमें आप जैसे जैसे नीचे आओगे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज। लेकिन इसका एक ना वो बनाया हुआ है एक पैरामीटर कि जो हाइड्रोजन है ना उसको बेस कंसीडर करते हैं, बेस, इसके ऊपर जो भी हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टिव मेटल, उनको हम कहते हैं रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन के नीचे है उसको हम कहते हैं नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर इसका ये सीरीज लिखो।
ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। और प्लैटिनम को यदि हम देखें, या प्लैटिनम को हटाई दो, सीरीज में नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, गोल्ड को रखो बस, लेस रिएक्टिव। नोट कर लो। इसको ना बहुत स्टूडेंट इस सीरीज को ऐसे याद करते हैं, करीना कार मांगे, देखो के से करीना, के एन से करीना, कार मांगे एमजी, कार मांगे ऑल्टो जैन फरारी। उसके बाद पता नहीं वो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अपना याद कर रखा है, काना का मैजिक ऑल जाने फिर सुन प्यारे, फिर हाइड्रोजन कौन आज आयो, और उसमें थोड़ा सा मैंने बीच में याद रखा है, सीयू के नीचे एचजी आएगी, कौन आज आयो। तो आप देख लो, जैसे आपको याद रखना याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं फिर से। देखो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है ले लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल का मैंने डिफरेंस पहले ही लिखवा दिया, क्योंकि अब हमें नॉन मेटल पढ़ना है, तो नॉन मेटल का डिफरेंस मैंने आपको मेटल का पहले ही लिखवा दिया है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, क्या एक पॉइंट तो ये लिख लो, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे आप देखोगे कैल्शियम, वो क्या फॉर्म करेगा, ऐसे पॉजिटिव आयन, और ऑक्सीजन माइनस फॉर्म करता है, तो इसको हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन, और इसको बोलते हैं एनायन, एन आयन। खैर, तो अब आप हेडिंग डाल दो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़े दो तीन रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दो तीन ही रिएक्शन है इसके, जैसे सल्फर, एक्चुअली नॉन मेटल जो है ना जनरली एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों क्यों नहीं करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ है जैसे सल्फर, मैंने आपको एसिड बेस में लिखवा दिया था कि नॉन मेटल जो है ना एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, वो गेन करते हैं। लेकिन जैसा सल्फर है, यदि उसको तुम H2SO4 में डाल दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और हीट कर दोगे थोड़ा, तो वो दे देगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में, प्लस वाटर दे देगा, और नहीं बस वाटर ही, ठीक है। यदि सल्फर को तुम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दोगे, ठीक है ना, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, और हीट दे दोगे, तो ये फॉर्म कर देता है एक H2SO4 एक्वस, ठीक है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर देगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, वेपर, ये जो नाइट्रोजन का गैस निकलता है रेडिश, ये याद रखना, रेडिश ब्राउन वेपर गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये वाटर दे देता है, वाटर,
तो एक सल्फर के साथ ही है बस, और नॉन मेटल का कोई रिएक्शन नहीं है ऐसा कोई खास, लिख लीजिए बस। नॉन मेटल में यही दो केमिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है। एक ये रिएक्शन पूछा हुआ एक बार एग्जाम में, क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा सोडियम ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ से क्लोरीन जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा NaCl, और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। ब्राउन कलर का फ्यूम होता है ब्राउन ब्रोमीन का, ठीक है ना। ये रिएक्शन एक बार पूछा हुआ, नोट कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, क्या रेडिश ब्राउन वेपर, वेपर। चलो, तो अब इसके बाद हमारे लिए आ जाता है फिर आयनिक बॉन्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हर साल क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया है क्वेश्चन इसके ऊपर, जो मैग्नीशियम का बताया था तुम लोग को आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो आप डालो टॉपिक हेडिंग आयोनिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो, जब कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहता, वो कोई ना कोई बॉन्ड बना लेता है ना, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ताकि क्यों बॉन्ड बनाते हैं, सो दैट दे हैव ए लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट रहे ताकि उनका, तो उसमें कैसे रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। देखो दुनिया में हर कोई चाहता है स्टेबल रहे, तो सोडियम या क्लोरीन या हाइड्रोजन अकेला ना ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। और हर कोई एलिमेंट चाहता है कि लो एनर्जी स्टेट में रहे ताकि उसको आराम मिले, मतलब काम ना करना पड़े, आराम मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन में आ जाए व्हाई एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड, तो आप लिख सकते हो टू एक्वायर ए स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट को पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो जैसे NaCl है, तो इसमें क्या है, ये मेटल है, आपको पता है क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो नेगेटिव है। तो ये है क्या, कैटायन। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को कहते हैं एनायन। तो जब एक कैटायन और एक एनायन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। तो पहले हम आयनिक बॉन्ड को जो है ना डिफाइन करते हैं, और इस ये जो मैंने अभी ये तो मैंने आपको अभी समझाने के लिए लिखा है, इसको प्रॉपरली हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं आयनिक बॉन्ड का, डेफिनेशन। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा बॉन्ड जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से मिलकर बना हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे अ केमिकल बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड, a chemical bond formed by the complete transfer of electrons, a chemical bond formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond, ionic bond, इसको हम ionic bond कहते हैं। These compounds are called, जो ionic bond form करते हैं, these compounds are called ionic compound, compounds को ionic compound कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा,
मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल रिसीव करेगा, ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे, इन आयोनिक बॉन्ड, इन आयोनिक बॉन्ड metal gives electron, metal gives electrons, and non-metal gains electron, non-metal इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, non-metal gains electron, ठीक है। सो दिस इज द आयनिक बॉन्ड। अब एक आयनिक बॉन्ड हम बनाते हैं जो मैग्नीशियम और क्लोरीन का हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, और वही एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। देखो, तो सोडियम जो है, सोडियम इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 8 1। तो लास्ट का जो बैलेंस बॉन्ड है, ये सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट का 1, ये क्या होगा, सोडियम इसको डोनेट कर देगा। देखो, जब भी बैलेंस सेल में, ये जो बैलेंस सेल लास्ट वाला सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो तो वो क्या करता है, लूज कर देता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 हो तो वो गेन करेगा। और जब 4 होगा तो वो बनाएगा आपका शेयर करेगा, ठीक है ना। वो कम करता है कार्बन, हम कार्बन में उसको देखेंगे कि शेयर कैसे करता है वो। तो खैर, ये क्या करेगा, सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन इस पे ज्यादा हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17, ये था 11, तो क्लोरीन का हम लोग लिखते हैं 2 8 7। देखो 3 से ज्यादा है ना, जब भी सॉरी 4 से ज्यादा रहेगा वैलेंस सेल में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन करेगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है ना, और फॉर्म कर देगा Cl माइनस। इससे क्या फायदा हुआ कि यहां पे सोडियम की अब क्या हो गई, ये हो गया, और क्लोरीन का यहां पे क्या हो गया, 2 8, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया लास्ट में तो 8। मतलब दोनों का जो ऑक्टेट है ना वो फुलफिल हो गया। जब ऑक्टेट फुलफिल रहता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो स्टेबल रहता है, इसे हम कहते हैं स्टेबल होना। तो आपको कुछ भी पूछ लेना, वाई फॉर्म कंपाउंड, एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड, वाई दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन स्टेबिलिटी, आप सीधा यही आंसर लिखना, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल रहने के लिए, ठीक है ना। अब ये स्टेबिलिटी कैसे इसमें मिलता है हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तब पता चलेगा। फिलहाल टाइम फॉर द टाइमिंग आप इतना बस समझो। तो इसने क्लोरीन आयन बना लिया। अब इसको रिएक्शन करके यदि हम इसको दिखाएं, देखो ऐसे एग्जाम में आएगा ना फॉर्म करने के लिए कि सोडियम एंड क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म करो आयनिक, तो आप ऐसे लिखना, पहला ये लिखना स्टेप, दूसरा स्टेप ये लिखना, तीसरे स्टेप में आप क्या लिखोगे कि सोडियम के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्लोरीन के पास कितने हैं लास्ट में, 7। तो ऐसे बना लेते हैं इसको, देखो वहां इसका हमने डॉट से दिखा दिया, तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं, दोनों को डॉट से नहीं दिखाते। 2 2 4 पेयर में, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है, तो यहां मैंने पेयर दिखाया, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है कमी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने क्या कहा, भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है ना। और फिर उसने क्या बना दिया, फिर इसने बना दिया Na, और इस पे प्लस साइन आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। और क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में 2 2 4 2 6, एक ये वाला था और एक ये वाला आ गया, तो इसके भी 8 ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन दिखा देना ऐसे, ठीक है ना। तो बन गया आपका ये क्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है ना, NaCl। यदि आए मेक द आयनिक, रिप्रेजेंट द आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द NaCl, तो आप ये पूरा जो है ना स्टेप करके दिखाओगे। यदि आपने नहीं किया पूरा स्टेप तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, नोट करो। फिर मैग्नीशियम का करते हैं।
चलो, तो अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं। देखो, तो मैग्नीशियम हमने लिख लिया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 12, है ना। तो 2 8 2 10 2 12, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जब इसको आयोनाइज किया गया, आयोनाइज मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ठीक है, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम 2+, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इस भाई साहब ने निकाल दिया। क्लोरीन सेम 17, तो क्या होगा? 2 8 2 10 और 7 17। तो ये क्या करेगा? अब एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो क्या होगा? ये क्या बनाएगा? क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन आयन। तो हमें 2 क्लोरीन की अब जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका भी अब 2 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसका भी 2 8 8 हो गया, ठीक है। तो अब जब हम इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हमें तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये दे देगा, फिर दूसरा भी क्लोरीन लेना होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करते हैं? 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इसको। एक क्लोरीन यहां लिख लेते हैं और एक क्लोरीन यहां लिख लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और क्या बना लेगा? ये बना लेगा मैग्नीशियम 2+। और क्लोरीन में अब क्या हो जाएगा? क्लोरीन में चला जाएगा Cl 2 2 4 2 6 1 7, और एक क्लोरीन मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्लोरीन कितने हैं? 2। तो ये हो गया। तो एक्चुअल में क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड ट्वाइस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड। नोट कर लो, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे आयनिक कंपाउंड की। नोट करो इसे। इसमें ध्यान रखना कि यदि आपने एक को डॉट से दिखाया तो एक को आप स्टार से दिखाना है, ऐसे स्टार से, ठीक है ना, कट से ऐसे, ठीक है। दोनों को सेम से मत दिखाना, नंबर कट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दोनों को दो डिफरेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सिंबल से दिखाते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये खत्म हो गया, आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो, जो आयनिक कंपाउंड है इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? थोड़ा रिजिड होता है, ठीक है ना।
लेकिन ज्यादा रिजिड नहीं होता, थोड़ा भुरभुरा होता है। ये इसको तुम थोड़ा सा प्रेशर फोर्स डालोगे तो ये टूट जाएगा, तो उसे कहते हैं ब्रिटल, है ना। तो आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, यदि तुम्हारे पास नमक का ना कोई एक जैसे गांठ सा बन जाता है, उसको थोड़ा सा प्रेशर दो, टूट जाएगा वो, है ना। ऐसे ही इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है कंपैरेटिव दूसरे कंपाउंड के, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी, कभी भी आयनिक कंपाउंड ना आयनिक चीजों में ही घुलेंगे, है ना। जो आयनिक नहीं है, जैसे वाटर है, देखो वो आयनिक है तो उसमें घुल जाएगा। लेकिन जैसे आपका कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, उसमें नहीं घुलेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो आयनिक नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी। इसके बाद आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जब वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और यही एग्जाम में आता है क्यों नहीं करते फिर। तो जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, तो उनके आयंस मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो आयनिक मूवमेंट हो या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। तो एक्वस स्टेट में रहेगा तो आयन का मूवमेंट होगा, इसीलिए वो कंडक्ट करेंगे। और सॉलिड स्टेट में नो मूवमेंट, इसलिए कंडक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल का प्रॉपर्टीज है, तो इसको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट इसका कैसा है, रिजिड है ना। थोड़ा सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। हार्ड, हार्ड, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, सॉलिड। लेकिन कैसा होता है, बट ब्रिटल, ब्रिटल, ब्रिटल। if we apply little force, if we apply little force, little force, if we apply little force, it breaks, it breaks, it breaks, टूट जाए, ठीक है। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन क्यों होता है, सॉलिड क्यों होता है, पानी जैसा क्यों नहीं होता, लिक्विड क्यों नहीं होता। तो इट इज सॉलिड ड्यू टू, इट इज सॉलिड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की वजह से सॉलिड होता है, ड्यू टू आयनिक, ठीक है। तो ये आ गया इसका फिजिकल स्टेट। अब इसका हम आ जाते हैं फिजिकल स्टेट के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो बॉन्ड जितना ही स्ट्रांग होगा ना, उसको तोड़ना उतना टफ है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गए। उसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई ज्यादा मेल्टिंग करने के लिए पॉइंट ज्यादा हीट ले रहा है, इसका मतलब उसका स्ट्रांग है बॉन्ड, है ना। और कोई कम हीट में ही मेल्ट कर जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर का जो बॉन्ड है वो कमजोर है, वीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज लार्ज अमाउंट of heat required to break the ionic bond, to break the inter ionic bond भी कह सकते हैं, इंटर आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। तो दोनों लिखो, उसके बाद सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी में आता है।
चलो, तो अब हम लोग इसका लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट डाल दो आप, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी में हम लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in ionic compounds are soluble in polar solvent। अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। व्हाई? क्यों? तो देखो, वाटर जब ब्रेक होगा ना, तो ये H प्लस और OH माइनस में होता है। तो ये जो प्लस और माइनस बना ना, इसी को हम कहते हैं पोल। ठीक है ना? तो पोलर सॉल्वेंट जो होगा ना, आयनिक कंपाउंड, वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। और आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, नहीं घुलेगा किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो उसको भी लिख लेते हैं, नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कैरोसिन, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, है ना? ये सब ऑर्गेनिक है। जिसमें भी कार्बन है ना, वो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए वो उसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो उसमें पोलर आयनिक चीजें नहीं घुलेंगी। आयनिक चीजें आयनिक वाली चीजों में ही घुलेंगी, मतलब पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे, क्योंकि वो आयंस ब्रेक नहीं होगा। उसमें आयंस ब्रेक नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए नहीं घुलती। ठीक है ना? लिख लो। यदि पूछ ले एग्जाम में कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम लिखेंगे कि आयनिक water dissociates in H plus and OH minus ion, and due to this dissociation, formation of ionic bond is easy, and that's why ionic compound soluble in polar solvent। ये लिख देंगे। H प्लस एंड OH माइनस लिखा है, मतलब ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है वाटर। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये जो प्लस और माइनस है ना, इसी को हम कहते हैं पोल। ठीक है ना? तो इसलिए इसको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कंडक्टिविटी पे। तो हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट जो भी नंबर है, 4th नंबर होगा आई थिंक, तो डाल दो कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखेंगे क्या? आयनिक कंपाउंड conduct electricity। Ionic compounds conduct electricity in molten or aqueous state। Ionic compound conduct electricity in molten or aqueous state because movement of ions possible in these state। If there is no movement of ions, no conduction of electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं।
ठीक है ना। सो इन सॉलिड स्टेट ionic compound doesn't conduct electricity. So in solid state ionic compounds do not conduct electricity, in solid state ionic compound do not conduct electricity. So this is the conduction. क्यों नहीं करेगा? Because there is no movement of ion in solid state. नोट कर। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2, मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2 में हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक रिवाइज करो, डेली 15 मिनट्स रिवीजन वो रात में सोते वक्त जरूर करना है, ठीक है। नोट्स ढंग से बनाना है। और मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी रिएक्शन अभी तक लिख लिए सबको A4 साइज पे या चार्ट पेपर पे बड़ा बड़ा लिख के उन जगहों पे चिपका दो जहां पे आप टाइम बिताते हो, जैसे कि बेड के सामने, स्टडी टेबल के सामने, टॉयलेट में, ठीक है ना। और जब भी वहां पे आप जाओ तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, रटो नहीं, बस रिवाइज कर लो। आप देखोगे खुद ब खुद, अभी हम लोग जुलाई में आ गए, जुलाई से अगस्त, सितंबर तक आपने 2 महीने में तो आराम से याद हो जाएगा, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, एकदम आपके ना जुबान पे ऐसे चढ़ जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। लेकिन करो, देखो करोगे तो होगा। और आप ये यदि इसको जमा करते जाओगे, नोट्स बना बना के एकदम जमा कर दिया, एकदम फाइल बना दिया उसका, है ना, तो फिर वो आपके लिए ना एक टेंशन क्रिएट करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा करते जाओ कि आपके ऊपर ना प्रेशर क्रिएट ना हो और मजे से आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और जो ज्यादा कोई डाउट है, कुछ ऐसे पूछने वाला, तो आप 9205330671 पे भी डाउट अपना व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन मैं कमेंट पहले पढ़ता हूं, तो कमेंट में भेजोगे तो वो ज्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। नहीं कमेंट में कुछ ऐसा कुछ है जो आप भेजना चाहते हो और फिर डाउट पूछना चाहते हो, तो 9205330671 9205330671 पे आप अपना डाउट जो है ना सेंड कर सकते हो फोटो लेके, तो हम यहाँ से आंसर दे देंगे। कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप उसका फोटो लो, उस डाउट का। डाउट हमेशा याद रखना, रिटर्न आप हाथ से लिखे हुए, आपके हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ और लिखा रहता है और स्टूडेंट लिखते समय कुछ और लिख देता है, और फिर मैं यहाँ पागल होता रहूंगा कि वही पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करना, क्वेश्चन को प्रिंटेड फॉर्म में जहां भी आपको क्वेश्चन डाउट लगता है उसका फोटो लो और मुझे आप जो है पूछ लो, ठीक है ना। और यदि आप रिटर्न फॉर्म में ही पूछना चाहते हो हाथ से लिख के, तो देखो 2-3 बार मैच करो और फिर पूछो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।